हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का केमिस्ट्री पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम सीरीज कर रहे थे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 क्लास 11, ठीक है। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नॉर्मलिटी, ठीक है। ये कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हमने दो तरह से पढ़े थे। एक पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक पढ़ा था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर हम मोलरिटी नॉर्मलिटी की बात करेंगे, ठीक है। मोलरिटी तो हमारा हो चुका है, अब नॉर्मलिटी की बात करेंगे। बेटा ये भी बिल्कुल सिंपल है नॉर्मलिटी। यहाँ आपको एक नई चीज पढ़नी पड़ेगी। यहाँ इक्विवेलेंट मास की बात होगी, ठीक है। इक्विवेलेंट मास की बात होगी। जिस तरह से आपने एक मोल नया वर्ड पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, उसी तरीके से आप यहाँ इक्विवेलेंट मास एक नया वर्ड होगा आपके लिए, ठीक है। मैं बताऊंगा वो आगे है क्या। यहाँ मैं जनरल में डिफाइन करना चाहूँ कि मोलरिटी होगी क्या। ये होगा बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, इन लीटर में होना चाहिए, ठीक है। यहां हमारे पास देखो जो मोलरिटी थी, आपने जो मोलरिटी पढ़ी थी, मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें जो आपने सेम इसी तरह का फॉर्मूला कुछ देखा था। जो मोलरिटी का जो आपने फॉर्मूला देखा, मैं बता देता हूं। मोलरिटी का जो आपने फॉर्मूला देखा था, जो कैपिटल एम से आप बात कर रहे थे, ठीक है, उसमें आपने फॉर्मूला देखा था। बस वहां क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट के, और यहाँ वॉल्यूम था सॉल्यूशन का। इस केस में और इस केस में डिफरेंट यही है सर, यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड आया और यहाँ से मोल वर्ड आया था। मोल वर्ड के बारे में हमें पता है कि मोल होता क्या है, और यहाँ हमें ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड के बारे में पता नहीं है कि सर ये नई टर्म क्या है, कहां से आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या। मैं कंपेयर करके बताऊं तो आपको इजीली समझ आएगा। देखो फॉर्मूला लगभग सेम था, जो चीज डिफरेंस थी मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं। यहां मैं मोल्स की बात करूं, सर मोल्स क्या होते हैं आपके यहाँ, मोल सर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट, सॉरी मोलर वेट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको मैं लिखना चाहूं तो W बाय एम नॉट से डिफाइन कर सकता हूं इसको। वहीं मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता हूं, ये बेटा क्या होता है, ये भी सेम इसी तरीके से होता है सर। यहां आता है सर गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है, ठीक है। अब सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ठीक है। अब इसको इसके साथ कंपेयर कराऊं, इसके साथ कंपेयर कराऊं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ मोल्स में मोलर वेट आ रहा था, और सर यहाँ इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट में यहाँ सर इक्विवेलेंट मास आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे चलूं कि सर जो ग्राम इक्विवेलेंट है या आपका इक्विवेलेंट जो मास है, जो इक्विवेलेंट मास है, इसको आप EM से लिख सकते हो, कैपिटल E इसके नीचे M, ठीक है। यहाँ जो ग्राम इक्विवेलेंट मास है वो भी बेटा आपके मोलर वेट के बराबर ही होता है। क्या होता है, मोलर मास बोल रहे हैं या मोलर वेट बोल रहे हो, बात एक ही है बेटा। यहाँ मोलर मास भी लिख सकते हो, वैसे डिफरेंस है बट मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये नया आ गया, देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता था कि सर मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। देखो अब इसके फॉर्मूले में आपने मोल्स की जगह ये लिख सकते हो। मैंने मोल्स को और इसको कंपेयर करा तो आपने गिवन वेट बाय मोलर मास को कंपेयर करा इसके साथ, तो सर ये मोलर मास तो है ही बट डिवाइड बाय n फैक्टर भी है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास आ गया कि सर ये है क्या, सर ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ठीक है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्विवेलेंट बेटा जो मास होता है ये एक नंबर है, ये बात तो मास की तरह है बट ये एक नंबर है, ठीक है। जब हम इसको ग्राम में लिखते हैं, हम ग्राम में लिख देंगे इस नंबर को, तो हम ग्राम में लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड किससे करते हैं, मोलग्राम वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, तो वो ग्राम में आ जाते हैं यूनिट, तो हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और जो इक्विवेलेंट मास है ये अपने आप में एक नंबर है, अपने आप में ये एक नंबर है, ठीक है। और जो ग्राम इक्विवेलेंट है ये क्या है, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास। सर इसकी नीड क्यों पड़ी, सर ये क्यों खामखा का आपने नया टर्म में बता दिया, सर इसका फायदा क्या, ठीक है।
देखो सेम जिस तरीके से मैंने आपको पहले की चीजें समझाई हैं उसी तरह से समझना। आप केमिस्ट्री लैब में थे, काम कर रहे थे, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, अलग अलग टीचर्स आए, उन्होंने अलग अलग के बिहाफ से आपसे क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा भाई मास बाय वॉल्यूम बताओ मुझे, सॉल्यूट का मास कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना ले रहे हो, ठीक है, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाल रहे हो और टोटल वॉल्यूम कितना यूज कर रहे हो, ठीक है। और आप एक नया टीचर आ गया, उसने पूछा कि बेटा आप जो डाल रहे हो, डाल तो रहे हो, क्या डालोगे, कोई भी एसिड डाल रहे हो, बेस डाल रहे हो, साल्ट डाल रहे हो, या कोई भी एलिमेंट डाल रहे हो, कोई भी कंपाउंड डाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी डाल रहे हो आप, वो टूटेगा, उसके बाद वो आयंस में भी तो देगा, आयंस में तो देगा, आयंस में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। अब वो उसके बिहाफ में कुछ पूछ ले तो आपको उसको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां, ठीक है, क्योंकि आप मोल्स में बात कर रहे थे बार बार, ठीक है, और आप यहाँ अब मैंने उसको और ब्रेक भी कर दिया, क्योंकि एसिड जो होता है वो वाटर में जाने के बाद H+ दे देगा आपको, और जो बेस होगा वो OH- दे देगा, जो साल्ट होगा वो कटायन और अनायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एलिमेंट तो सेम फिक्स रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मुझे बताओ कि कितने आयंस में डिस्प्लेसमेंट की वहां बात हो सकती है कि कितनी चीज डिस्प्लेस हुई, ठीक है, तो वहां इस बिहाफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको एक नई टर्म बनाई गई है, यहाँ वो बनाया गया था ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मैंने बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, ये भी होता है गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास को मैंने कंपेयर करा इसी से मोलर मास से, तो भाई ये भी जो होता है इक्विवेलेंट मास, ये भी मोलर मास के बराबर ही होता है, बट सर इसको n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है। सर लास्ट में आ गया n फैक्टर, सर आपने ये भी बता दिया, इसका फॉर्मूला हमें ये दे दिया आपने, सर इसका फॉर्मूला भी आपने ये दे दिया। सर ये n फैक्टर क्या है बेटा, ये एक नंबर है। n फैक्टर क्या है, अपने आप में एक नंबर है, ये वो नंबर है जो डिस्क्राइब करेगा, क्या डिस्क्राइब करेगा, कोई जो आपने डाला है सॉलिड, वो एसिड है, ठीक है, वो कितने H+ दे रहा है, उससे आप n फैक्टर निकालोगे। वो बेस है तो कितने OH- दे रहा है, तो वो उसका n फैक्टर होगा। साल्ट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, वो उसका n फैक्टर होगा। इन केस आपके वहां केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपने डाला है सॉल्यूट, उसके बाद वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, आपने रेडॉक्स 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये लिखवाऊंगा सारी चीजें, पहले आपको समझा रहा हूँ आप समझ पाओ। जो आपने सॉल्यूट डाला था उसके बाद उसने क्या करा, सॉल्यूशन के साथ वहां रेडॉक्स रिएक्शन में स्टार्ट हो गया, और वहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या है, पहले आप जनरली पढ़ते थे 10th क्लास में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या ऑक्सीडेशन है, बट आप 11th में आते हो तो उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मॉडिफाई कर देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा इसको मॉडर्न करते हैं। जो ऑक्सीडेशन की जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी यहाँ आप 11th में जो पढ़ने वाले हो, वो होगी सर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि सर वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और जो रिडक्शन की होगी वो होगी सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो इसको एक बार लिख लो, फिर मैं n फैक्टर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे आप देखो इसको कंपेयर भी कर सकते हो, यहाँ आपने मोलिक्यूल का फॉर्मूला क्या बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे सर m = n, ठीक है, बाय ये n भी बोल देता हूँ इसको, ठीक है, b फॉर सॉल्यूट। b मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, सॉल्यूट के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं सॉल्यूट यहाँ लिखूंगा नहीं, तो मैं b लिख रहा हूँ सॉल्यूट के लिए, और b है vs फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था, और यहाँ से जो आपके लिए ये फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा सर, ग्राम इक्विवेलेंट है, तो सब आप ऐसे लिख सकते हो सर, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब मैंने कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट को, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट को आप यहाँ, चलो मैं नीचे का मिटा देता हूं एक बार, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट को देखो आपने गिवन वेट बाय, तो मैं W बाय EM लिख सकता हूं इनटू में VS, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर नीचे का चलो मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो मेरा नॉर्मलिटी है यहाँ पे मेरा इसका हो गया, चलो नॉर्मलिटी का अगेन फॉर्मूला सर ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय VS, और ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं सर, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू VS, और ये EM को मैं क्या लिख सकता था, मैंने बताया था इसको सर मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर इनटू में VS। अब मैं n फैक्टर को ऊपर ला सकता हूं, तो W m नॉट VS इनटू n फैक्टर,
ठीक है, इनटू n फैक्टर। और देखो ये फॉर्मूला क्या है, V n है, n को हम क्या होता है गिवन मास बाय n जो मोल्स है हमारा, ये हमारा क्या होता है गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सर गिवन मास, ये W गिवन मास m नॉट मोलर मास, ठीक है, इनटू V ऐसा ये। अब देखो ये सेम हो रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सर ये m इनटू n फैक्टर हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया सर n इक्वल टू m इनटू n फैक्टर। ये एक रिलेशनशिप भी बन गई यहां से। क्वेश्चन में कभी आपको मोलरिटी दी है और नॉर्मलिटी पूछा है और आपको बताया गया कि सॉल्यूशन किस तरह का है, तो आप n फैक्टर कैलकुलेट करके मोलरिटी दे के मल्टीप्लाई करके आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। और बेटा जो नॉर्मलिटी का सिंबल है वो कैपिटल N है, ठीक है। और जो उसका SI यूनिट होगी, SI यूनिट भी सेम होगी, यहाँ क्या ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम होगी। जो उसकी यूनिट होगी SI यूनिट होगी वो क्या होगा सर ग्राम, ठीक है, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर, क्योंकि ये लीटर में है। या आप बोल सकते हो सर और कैपिटल M से आप इसकी यूनिट क्रिएट कर सकते हो, कह सकते हो यही है इसकी यूनिट। दो तरीके से आपको डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सर ये n फैक्टर आपने यूज तो कर लिया हर जगह, अभी हमें बता भी दो n फैक्टर है क्या, ठीक है। और अच्छा है, चलो इसको लिख लो, फिर n फैक्टर के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आते हैं बेटा नॉर्मलिटी के n फैक्टर में, कि आप n फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप n फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। इन द केसेस, अब दो तरीके से, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो। इन द केस ऑफ एसिड, आपके पास एसिड है, ठीक है, वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है, H प्लस आयन, ठीक है, कितने रिलीज कर रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड। एग्जांपल ले लेते हैं सर, HCl है हमारे पास, ठीक है, क्या करेगा पानी में जाने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन में या सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या करेगा, H प्लस सर और Cl माइनस में टूट जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि सर 1 H प्लस और 1 Cl माइनस। तो इस केस में HCl ने क्या दिया, एक H प्लस दिए, तो उसका n फैक्टर क्या होगा 1 होगा। H2SO4 की बात कर लेते हैं सर, ये H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा। सर आयन भी बैलेंस होने चाहिए, यहाँ 2 माइनस था तो यहाँ 2H प्लस होंगे, तो साफ साफ दिख रहा है सर 2H प्लस दे रहा है ये, तो उसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो होगा 2। उसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ बेस की बात कर लेते हैं, ये एसिड था, अब बेस की बात कर लेते हैं। तब बेस होगा, तब क्या करना है, तब आपको देखना है कि नंबर ऑफ OH आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, गिवन बाय बेस। एग्जांपल NaOH बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या टूटेगा N प्लस और OH माइनस में, साफ साफ दिखाई दे रहा है OH माइनस यहाँ 1 रिलीज हो रहा है, तो उसका जो n फैक्टर होगा यहाँ वो कितना होगा 1 होगा। और एग्जांपल भी ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल है उसी तरह से, जैसे एसिड के लिए वैसे ही बेस के ले सकते हो। इन केस ऑफ साल्ट है आपके पास, साल्ट, ठीक है, साल्ट है आपके पास, उसमें आप देखोगे कि कितने आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्यूशन, कितनी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। जैसे कि आप NaCl का एग्जांपल लो, NaCl का, जब यहाँ आपको पता है कि सर Na प्लस और Cl माइनस, सर Na यहाँ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सर Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो उसका जो n फैक्टर होगा वो कितना होगा 1, ठीक है। और इसी तरीके से आप ले सकते हो NaCO3, ठीक है, NaCO3 ले सकते हो आप, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है दिख रहा है। इसमें क्या होगा Na प्लस होगा और CO3 क्या होता है 2 माइनस आयन होते हैं इसके पास, साफ साफ दिख रहा है आयन आपके बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपोनेंट था,
तो यहाँ भी आयन बैलेंस होने चाहिए। ये प्लस माइनस 2 है तो ये प्लस 2 होगा। यहाँ आप देख रहे हो कि ये प्लस आगे इसके आगे 2 आ गया, तो इसका मतलब 2 Na प्लस बनेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, तो इसका यहाँ इस केस में n फैक्टर क्या होगा, इस केस में इसका n फैक्टर होगा 2। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा सारा, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। नॉर्मलिटी के अंदर हमने पहली बार n फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास के बारे में पढ़ा। ठीक है, एट द एंड हमने उसको मिक्सअप करा और एक रिलेशन भी बनाया था, मोलरिटी और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्रिएट करा। अब हम n फैक्टर के बारे में पढ़ा। n फैक्टर के अंदर हमने इन द केसेस ऑफ एसिड पढ़ा, ऑन द केसेस ऑफ बेस पढ़ा, ऑन द केस ऑफ साल्ट पढ़ा। अब मैंने सॉल्यूट डालते ही वहां रेडॉक्स रिएक्शन होने लगी, तो इस केस में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। ठीक है, जनरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा उसको देखिए एक बार। फोर्थ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, रिडक्शन होगा या ऑन रेडॉक्स रिएक्शन, ऑन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा। अब हम तब लैब में होते हैं तो हम टाइट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, टाइट्रेशन। ये हमारे प्रोसेस होता है टाइट्रेशन, लैब में प्रैक्टिकल होगा टाइट्रेशन का। अब जो 11th और 12th में है या जो आगे पहुंच चुके हैं उन्होंने देखा होगा जो टाइट्रेशन होता है जिसमें हम जनरली KMnO4 यूज करते हैं। ठीक है, KMnO4 हम यूज करते हैं टाइट्रेशन के अंदर, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, यहाँ हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब इन केस में मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है और आपके पास क्या कंपोनेंट बन गया, आपने मान लिया कि यहाँ Mn+2 बन गया, और भी बनेंगे, मैंने आधा लिखा है केमिकल रिएक्शन, यहाँ Mn+2 बन गया, KMnO4 से आपने Mn+2 बना दिया, और भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट मैंने यहाँ आपको बस दिखाने की कोशिश करी इस तरीके से Mn के बिहाफ पे Mn यहाँ +2 में आ गया, आयंस में चेंज हो गया। तो सबसे पहले इस केस में हमें क्या चेक करना होगा, पहले इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने होंगे। 10th क्लास में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा वैलेंसी, ठीक है, आप पढ़ोगे 11th के अंदर आप रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ोगे जिसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और थर्ड चैप्टर में भी थोड़ा देखोगे 11th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें भी आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, रिसर्च करेंगे वहां की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जनरली ऑल एल्कली मेटल्स, और जो S ब्लॉक के पीरियोडिक टेबल में आपका S ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, F ब्लॉक होता है, उसमें जो S ब्लॉक में जो आपका ग्रुप नंबर 1 है वहां, ठीक है, वो आप बोलते हैं एल्कली मेटल्स, उसकी हमेशा वैलेंसी 1 होती है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। ये क्या है आपका एल्कली मेटल, ठीक है, ये आपका सोडियम के नीचे आता है +1, और जो ऑक्सीजन होता है वो 90 केसेस में वो -2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2, यहाँ -2 हो गया। ये ओवरऑल क्या था, न्यूट्रल था। अब मैं चार्ज एक एक करके सबके देख रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर क्या है, कौन सा चार्ज होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, मुझे इसका नहीं पता था, तो क्या है, ये न्यूट्रल होगा, इसका मैंने X मान लिया, क्या मान लिया, X मान लिया, इसका चार्ज मुझे नहीं पता मैग्नीज का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और ये न्यूट्रल था ओवरऑल, इसका ऊपर मतलब न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर पर ओवरऑल कोई भी चार्ज नहीं था, 0, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर +1 + X, और ये कितने, ये 1 थे, प्लस सर 4 -2, ऑक्सीजन 4 है और -2 चार्ज कैरी कर रहे हैं, कितना होना चाहिए सर, 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। ठीक है, तो सर यहाँ -8, ठीक है, +1 + X, ठीक है, =0, तो मैं क्या सकता हूँ सर X = 8 - 1, तो X = 7। सर यहाँ जो मैग्नीज है वो +5 चार्ज कैरी करता, +7, यहाँ लिख देता हूं मैं, X = +7 चार्ज ये कैरी कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो +7 से +2 में आ गया, +7 से +2 में आ गया, पहले इसने 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब क्या है, इसने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए हैं, अब इस पे हो गए +2, इसका मतलब अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जिसको दिए थे उसने वापस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 5 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, तो इसका n फैक्टर कितना होगा, इसका n फैक्टर होगा 5। ठीक है, इसी तरीके से आप रेडॉक्स रिएक्शन के भी अंदर निकाल सकते हो। ऑन द केसेस ऑफ, एक के पास एक और केस आता है, वैसे ये जनरली कम होता है, इन केस आपने कोई एलिमेंट डाला था, इन केस ऑफ एलिमेंट आपने एलिमेंट उसके अंदर मिक्स करा, सॉल्वेंट के अंदर आपने एलिमेंट मिक्स करा,
अब सर उसके अंदर आप कैसे एन फैक्टर कैलकुलेट करोगे, या उसका सब आप कैसे आप उसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करोगे। तो बेटा इसका आप इक्विवेलेंट मास कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर इसमें इसके केस में उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे थे, इसको निकालने के लिए बार बार हम एन फैक्टर ले रहे थे, जनरली तो हम ये ले रहे थे, बट ऑन द केसेस ऑफ एलिमेंट के केस में ये क्या होगा सर, या यहां हम बार बार ले रहे थे मोलर मास ले रहे थे, ठीक है, मोलर, ये फॉर्मूला हम पढ़ रहे थे। अब इसके केस में क्या होगा, इसका जो एटॉमिक वेट है डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी। देखो मोलर मास क्या है, एलिमेंट का क्या होगा, जो मोलर मास होगा सेम एक ही है एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास भी यूज कर सकते हो, एटॉमिक वेट यूज कर सकते हो, एन फैक्टर की जगह यहाँ उसकी होती है वैलेंसी, ठीक है। इस केस में अब ये यहाँ एन फैक्टर की बात नहीं होती है, वैलेंसी की बात होती है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आप निकाल सकते हो। इस तरह से आप नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और मुझे इसका भी पता है, मैं आपको अभी तक न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, मैं आपको फॉर्मूला भी जनरेट करना सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले के बारे में बता रहा हूँ। मैंने आपको नॉर्मल मोलरिटी में भी कहा था कि मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, फिर मैंने सोचा कि पहले आपको एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूं, फिर एक दो क्लास हम करेंगे तब सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी के भी लेके आऊंगा मैं, ठीक है, नीट के भी, आईआईटी के भी। पहले आपको बेसिक आना चाहिए, फिर हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं और वीडियोस भी बनाऊंगा, इस चैप्टर के और वीडियोस भी बनाऊंगा, मैं चाहता नहीं कि ज्यादा, क्योंकि 12 वीडियोस बन चुकी हैं, ये 13वीं है, उसके बाद एक दो और थ्योरी की बनेगी, मैं न्यूमेरिकल्स 2-3 बनाऊंगा। आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आएगी, जिसमें मैं उसके हिसाब से भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा। आप देखेंगे, आप पर देखते ही नहीं देखते, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपको किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए वो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो कि सर हमें इस तरह के क्वेश्चंस करा दीजिए, मैं उसी तरह से क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन भी है, मोलरिटी भी है, छोटी छोटी चीजें, 2-3 और टॉपिक हैं उसमें छोटे छोटे, ठीक है, वो 1 या 2 क्लास में खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स की 1-2 क्लास, फिर चैप्टर खत्म करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों बाय।